अच्छा देखो, कल हमने क्या क्या चीजें की थी। अगर किसी कंपनी को कुछ पैसे चाहिए तो वो पैसे कहाँ से ले सकती है? या तो वो डेट लेगी, या तो वो फिर इक्विटी से रेज करेगी पैसा। इसको मतलब, या फिर वो अपने शेयर्स इशू करेगी। जब वो कंपनी शेयर इशू करती है, मान लेते हैं कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, शेयर इशू करके कंपनी को कितने रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। वो क्या करती है, एक शेयर का प्राइस डिसाइड करती है कि कंपनी एक शेयर अपना कितने रुपए में देगी। मान लेते हैं कंपनी ने डिसाइड किया एक शेयर कंपनी 100 रुपए का देगी। इसका मतलब कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है? कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है। और एक शेयर कितने का होगा? 100 रुपए का होगा। इसका मतलब जो भी लोग कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जितने भी शेयर्स वो खरीदना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 उनको कंपनी को देने पड़ेंगे। ठीक है। फिर हमने बात की है जो 100 रुपीज की, ये जो 100 रुपए है, वो 100 रुपए कंपनी दो तरह से मंगा सकती है। या तो वो 100 के 100 एक साथ मंगा ले, लमसम में मंगा ले, या फिर वो 100 रुपए मंगवाए इंस्टॉलमेंट्स में। और इंस्टॉलमेंट्स में पैसा कंपनी कैसे मंगवाती है? सबसे पहले कब मंगवाती है कंपनी? जब लोग अप्लाई करने वाले होते हैं, तब एप्लीकेशन के साथ कंपनी पैसे मांगती है। तो मान लेते हैं एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने 30 रुपए मांग लिए, उसके बाद 70 रुपए बचे। दूसरी बार कब मांगती है कंपनी पैसा? जब कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करती है, तब कंपनी उनसे पैसा मांगती है। मान लेते हैं अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांग लिए 40 रुपए, तो 100 का शेयर था, उसमें से 40 रुपए कंपनी ले चुकी है। कितने रुपए और बचे? 30 रुपए और बचे। उसके बाद कंपनी क्या करती है? फिर कॉल मनी मंगवाती है। कॉल मनी कंपनी फर्स्ट कॉल पे भी पूरा मंगवा सकती है, सेकंड फाइनल कॉल, मतलब जितनी भी कॉल्स चाहे कंपनी उतनी कॉल्स कर सकती है। ठीक है। तो 30 रुपए कंपनी जो बचे हुए हैं वो किसके साथ मंगवाएगी? कॉल्स के साथ मंगाएगी। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि कंपनी ने ऑफर किया, कितने शेयर्स इशू करने हैं हमको? 10,000 शेयर इशू करने हैं। लोग अप्लाई जब करते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, तो कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशंस जो आती हैं वो 10,000 से कम भी हो सकती हैं। मान लेते हैं वो एप्लीकेशन है 9,800। इस केस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई हैं। इसका मतलब लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी का शेयर खरीदने में। ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद जब कंपनी के पास 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, मान लेते हैं एप्लीकेशन आ गई 11,000 शेयर्स खरीदने के लिए, तो ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, कि लोग ज़्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं कंपनी के। उसके बाद अच्छा, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर्स की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, कि ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं शेयर्स के लिए। उसके बाद जब कंपनी को पूरे पूरे 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। ये फुल सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, रेयरली ऐसा होता है कि जितने शेयर इशू करने हैं उतना ही कंपनी को एप्लीकेशन भी मिल जाए। तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने बोला था जो लोग कंपनी का शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे, क्या वो एप्लीकेशन मनी देंगे या नहीं देंगे? एप्लीकेशन मनी तो सबको देनी पड़ेगी, जो भी अप्लाई करेगा एप्लीकेशन मनी तो वो देगा। उसके बाद अगर जब मैं उनसे अलॉटमेंट मनी मांगता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो अलॉटमेंट मनी ना दें हमको। अगर वो अलॉटमेंट मनी नहीं देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब बाद का अगर कोई भी अमाउंट वो नहीं देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कोई कि जिसने अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन के साथ सारा का सारा पैसा एडवांस में दे दिया। कंपनी तो 30 रुपए मांग रही है, पर उन्होंने 100 रुपए एडवांस में दे दिए पूरे के पूरे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, जरूरी नहीं है एप्लीकेशन के साथ ही होगा। एप्लीकेशन उसने 30 रुपए की ही दी थी, अलॉटमेंट के टाइम पे मुझसे मांग रहे हैं 40 रुपए, पर उसने अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिए 70 रुपए, तो कॉल का पैसा था वो भी एडवांस में दे दिया उसने। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। मतलब जो पैसा हमने नहीं मांगा है, अगर लोग वो वाला पैसा भी दे देते हैं हमको, तो वो हो गया कॉल्स इन एडवांस। तो इसकी बात की थी हमने। उसके बाद हमने बात की थी जब कॉल्स इन एरियर होता है, मतलब जो पैसा हमने मंगवाया वो लोग अगर टाइम से नहीं देते हैं, तो कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से हम उनके शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। फॉरफिट करने का मतलब क्या है? कि जो शेयर्स हमने उनको दिए हुए थे वो शेयर्स वापस ले लेंगे, और जो पैसा उन्होंने ऑलरेडी दे रखा होगा वो पैसा भी जब्त कर लेंगे उनका, वो भी वापस नहीं करेंगे। फिर एक टॉपिक कौन सा आया था? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे।
उसके बाद हमने बात की थी जो शेयर्स हम फॉरफिट करेंगे, इन शेयर्स को कंपनी अपने पास नहीं रखती है, वो दोबारा किसी और को इशू कर देती है। तो अगला टॉपिक कौन सा आएगा? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये सारे टॉपिक्स आएंगे। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी आएंगे इसके अंदर, वो जब आएंगे जब देखते जाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, जो कंपनी ये 100 रुपए का शेयर इशू कर रही है, इस 100 रुपए को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते थे फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। ये एक शेयर की, हमारे एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू है हमारे शेयर की, जो उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होगी वैल्यू कि ये एक शेयर कितने का है, ये एक शेयर 100 रुपए का है। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ये 100 रुपए का शेयर, कंपनी की मर्जी है, 100 में भी इशू कर सकती है। मतलब हमारा एक शेयर कितने का है? 100 का। और हम इशू भी कितने में कर रहे हैं? 100 रुपए में। मतलब कंपनी मांग भी कितना रही है बदले में? 100 रुपए मांग रही है। इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ये 100 रुपए क्या था? फेस वैल्यू। और ये 100 रुपए क्या है? ये है इशू प्राइस। कि कंपनी का जो 100 रुपए का शेयर है, वो कंपनी इशू कितने में कर रही है? अभी कितने में इशू कर रही है? 100 में ही। इसका मतलब जो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है, कंपनी लोगों से भी उतना ही मांग रही है उसके बदले में। तो इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर एट पार। कंपनी अपना शेयर पार में इशू कर रही है। पार में इशू करने का मतलब जितनी फेस वैल्यू उतना ही इशू प्राइस। अच्छा, अगर कंपनी के शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या कंपनी अपना शेयर 100 में ही देगी? महंगा भी दे सकती है। अच्छा, तुमको ये तो पता है ना, किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। बढ़ते हैं शेयर के प्राइस, क्यों बढ़ते हैं वो? जैसे कल हमने बात की थी, रिलायंस का शेयर शायद 10 रुपए का था फेस वैल्यू उसकी, और वो 1200 समथिंग का था, शायद 1271 रुपए कुछ का था। ठीक है। तो ये इसका शेयर प्राइस बढ़ कैसे गया इसका? स्टार्टिंग में तो 10 का था, कैसे बढ़ गया? किसी भी शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड, किसी भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होती है चीजें, कि उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मतलब मेजर फैक्टर जो रहता है वो क्या रहता है? डिमांड सप्लाई। तो अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब लोगों की भीड़ खड़ी खड़ी है शेयर्स को खरीदने के लिए। जब ज्यादा लोग खरीदने के लिए आएंगे, तो कंपनी के पास कम शेयर्स हैं देने के लिए, तो कंपनी अपना शेयर महंगे में इशू करेगी। अच्छा, किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज्यादा क्यों होती है? कि कंपनी के शेयर का रिटर्न अच्छा है। रिटर्न अच्छा मतलब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। अच्छी कंपनी है, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। मेरे को लग रहा है आज इसकी डिमांड इतनी है, कल को इसके कंपनी के शेयर की डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे इस शेयर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज मैं अगर ये शेयर 1270 में खरीद भी लूं, मेरे को लगता है कल को ये शेयर मैं 2000 का भी बेच सकता हूँ। इसकी वैल्यू 2000 भी हो जाएगी, तो मैं खरीद लूंगा उसको। सेम ऐसे गोल्ड का प्राइस भी ऐसे चलता है। ठीक है ना? आज मैं अगर गोल्ड खरीद लूं, मान लेते हैं जितने का भी गोल्ड है, कल को मेरे को लगता है गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा गोल्ड में। ऐसी कंपनी के शेयर का प्राइस भी मेरे को लगता है बढ़ जाएगा, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा कंपनी के शेयर में। समझ आया? तो जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा में अपना शेयर इशू करती है, कंपनी का शेयर कितने का है? 100 का, पर कंपनी इशू कितने में कर रही है? 120 में। मतलब एक शेयर के बदले में 120 रुपए मांग रही है कंपनी। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है। अब कंपनी अपना शेयर पार में इशू नहीं कर रही है, किस में इशू कर रही है? प्रीमियम पे इशू कर रही है। ये समझ आ गया? कि कंपनी अगर फेस वैल्यू जितने में अपना शेयर इशू कर दे, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा में अपना शेयर इशू करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है। अच्छा, इसका ना तीसरा केस भी होता है, कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से किसी भी कंपनी को अपना शेयर डिस्काउंट में इशू करना अलाउड नहीं है। ठीक है। इसका मतलब शेयर्स के केस में जब इस चैप्टर में हम बात करेंगे, तो कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। ये समझ आ गई बात? जब हम किसी के शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, फॉरफिट कब करते हैं? जब वो पैसे नहीं देता है तो शेयर फॉरफिट कर लेते हैं।
तो फॉरफिट करने के बाद हमने बात की थी, हम बाद में उसके शेयर री इशू कर देते हैं। तो री इशू करते हुए हम बात करेंगे कि कंपनी जब शेयर री इशू करती है ना, तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है री इशू के टाइम पे। पर नया शेयर अगर है कंपनी का, तो वो शेयर कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिसको मेरे को लगता है, कंपनी को लगता है ये अच्छे एम्प्लॉइज हैं, इनको कंपनी का थोड़ी सी हिस्सा दे देना चाहिए, थोड़ी सी ओनरशिप दे देनी चाहिए, मतलब 0.00 समथिंग परसेंट उनको ओनरशिप दे देते हैं। तो कंपनी एम्प्लॉइज को अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। उन शेयर्स को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है। कंपनी ऑफर निकालती है टाइम टू टाइम कि अगर तुम कंपनी के साथ इतने साल से उसमें हो, सर्विस में हो, तो कंपनी तुमको इतने शेयर्स इशू कर सकती है, और शेयर प्राइस थोड़ा सा कम रखती है उस केस में, तो डिस्काउंट पे इशू कर देती है कंपनी। तो वो कौन से शेयर्स होते हैं? वो होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो हमको क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। उसकी एक एक्सेप्शन याद रखेंगे, कौन सी? स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देती है। समझ आया? तो कंपनी अपना शेयर एट करेंगे। हाँ, कंपनी बोल रही है हमारी कंपनी का शेयर 100 रुपए में बिक रहा है मार्केट में, पर एम्प्लॉइज को ऑफर दिया हुआ है अगर तुम खरीदते हो शेयर तो हम 60 रुपए में दे देंगे। हाँ, फ्री में भी दे सकती है, तो डिस्काउंट हो गया ना वो, कि डिस्काउंट पे देती है कंपनी ने शेयर अपने। तो कंपनी वैसे अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। कौन रोकता है? कंपनीज एक्ट ने मना किया हुआ है कि कंपनी किसी भी कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। तो जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो किसकी करेंगे? हम इसकी करेंगे और प्रीमियम वाले की करेंगे। ठीक है, कि कंपनी जब अपना शेयर पार पे इशू करती है तो क्या एंट्रीज होती है, प्रीमियम पे इशू करती है तो क्या एंट्रीज होती है। तो आज हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो कंपनी अपना शेयर किस पे इशू करेगी? पार पे। अच्छा, जो अभी हम एंट्रीज करने वाले हैं ना, हम लगभग 7 8 8 या 6 एंट्रीज करेंगे। वो एंट्रीज पूरे चैप्टर में चलती रहेंगी, सेम वही एंट्रीज शुरू से लेके एंड तक चलती रहेंगी। उन एंट्रीज में बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे हम टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, तो ये वाली एंट्री जो हम करेंगे वो मान के चलना वो बेसिक एंट्रीज हैं। वो एंट्रीज तो तुमको आनी ही आनी चाहिए। बाद की एंट्रीज जो आएंगी उस उन्हीं एंट्रीज में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। तो अभी हम शेयर इशू कर रहे हैं एट पार। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और ये जो 100 रुपये कंपनी मंगवाएगी, कैसे कैसे मंगवाएगी? मान लेते हैं 30 रुपये मंगवाएगी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन 40 मंगवाएगी अलॉटमेंट पे, 10 मंगवाएगी फर्स्ट कॉल पे, बचे कितने? 20। वो मंगवाएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। ये समझ आ गया? क्वेश्चन क्या है हमारा? कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है। एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। और ये 100 रुपये कंपनी कैसे कैसे ले रही है? 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, 10 रुपये फर्स्ट कॉल पे, और 20 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। इसका मतलब अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंस्टॉलमेंट्स पे। जब कंपनी पैसा मंगवाती है तो क्या एंट्रीज होती है? जब कंपनी लमसम में मंगवा लेती है 100 का 100 एक साथ, वो इजी सी एंट्री है, वो तो लास्ट में हम देख लेंगे। 2 ही एंट्रीज होती है उसके अंदर, वो आसान सी है। जो अभी करेंगे उनमें से 2 एंट्रीज उसकी हो जाएंगी। चलो, अच्छा मान के चल रहे हैं अभी हम, कंपनी को जो एप्लीकेशंस मिली हैं वो भी 10,000 शेयर्स के लिए मिली हैं। मतलब ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। केस कौन सा है? फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। 10,000 शेयर्स ही इशू करने हैं। एप्लीकेशंस भी कितनी आ गई कंपनी के पास? 10,000। उसके बाद ना तो कोई ऐसा है जिसने टाइम से पैसा नहीं दिया, ना ही कोई ऐसा है जिसने एडवांस में दे दिया। तो ना तो कॉल्स इन एरियर की बात करेंगे हम, ना ही कॉल्स इन एडवांस की बात करेंगे। तो बेसिक प्लेन एंट्रीज करेंगे अभी हम। ठीक है, पहली एंट्री। अच्छा, जो हमने प्रोसेस किया था शेयर इशू करने का वो क्या था? सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, लोगों को अपना शेयर एडवर्टाइज करती है कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है।
प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई भी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, एंट्री कब से शुरू होगी? जब लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे। जब लोग अप्लाई करेंगे तो कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। वो कौन सा पैसा होगा? एप्लीकेशन का पैसा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। तो हमारे एग्जाम्पल में कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 10,000 एप्लीकेशंस आई हैं, और 10,000 शेयर्स के हिसाब से कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे कितने रुपए मिले होंगे? 10,000 इंटू 30। एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी कितना पैसा मांग रही है? 30 रुपए। तो 10,000 जिसने भी अप्लाई किया वो एक शेयर के लिए कितने पैसे देके गया होगा? 30 रुपए। तो टोटल कंपनी को 3 लाख रुपए मिले होंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? अच्छा, पैसा आएगा, बैंक में आएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा किस चीज का है? एप्लीकेशन का। तो यहां लिखते हैं हम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 10,000 इंटू 30, ये कितना हो गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख और 3 लाख। यही एंट्रीज हमको फॉर्मेट में करनी है जब हम फेयर में करेंगे। इसकी नरेशन होगी बीइंग, ये एंट्री में क्या हुआ है? एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री समझ आ गई? सबसे पहले क्या होता है? कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, और एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल कंपनी को 3 लाख रुपए मिले होंगे। हम्म? ये वाले ना, ये साथ यही प्रैक्टिस करनी है हमको, ये साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे हम। ठीक है, और ये अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है हमको। ये समझ आ गया? उसके बाद दूसरी बात, अच्छा उसके बाद क्या होता है? जितने भी लोग कंपनी का शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करने गए आए होंगे, अभी तो पूरे पूरे 10,000 एप्लीकेशन ही आई है, तो कंपनी इनका शेयर अलॉट कर देगी। जब कंपनी इनको शेयर अलॉट कर देती है ना, तो कंपनी इनको मान लेती है ये अब कंपनी के ओनर्स बन गए। ठीक है ना? जब मेरे को कंपनी ने शेयर दे दिया, तो अब तो मैं कंपनी का ओनर बन गया ना। तो अगर मैं कंपनी का ओनर बन गया, तो मेरा जो पैसा दिया हुआ है वो शेयर एप्लीकेशन में नहीं पड़ा होना चाहिए, वो पड़ा होना चाहिए कैपिटल में। अगर मैं ओनर हूं तो वो पैसा कहाँ होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए। तो अगली एंट्री में क्या करूंगा? शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दूंगा शेयर कैपिटल में। उसको हम कैपिटल नहीं बोलते, कंपनी के केस में क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री समझ आ गई? अमाउंट कितनी आएगी? जितनी ऊपर अमाउंट थी वही अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। 3 लाख और 3 लाख रुपए। इसकी नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसका पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया। दो एंट्री समझ आ गई? अच्छा, ये दोनों दोनों एंट्रीज किससे रिलेटेड थी? एप्लीकेशन की कितनी एंट्रीज की हमने? 2 एंट्रीज। एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद बात किसकी आएगी? अलॉटमेंट की। अच्छा, आप ध्यान से सुनना। अलॉटमेंट जब कंपनी उनको शेयर्स देती है, तो पहले अलॉटमेंट मनी मांगती है या पहले उनको अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है? एप्लीकेशन के टाइम पे क्या हुआ था? पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, फिर हमने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट में उल्टा होता है। अलॉटमेंट में क्या होता है? पहले कंपनी उनसे अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करती है, उनको बताती है अलॉटमेंट कर रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा ले आओ, तो उसकी हम एंट्री करेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी शेयर, यही वाली एंट्री जो सेकंड हमने एप्लीकेशन के लिए की थी ना, वो थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट के लिए। शेयर अलॉटमेंट, नाम किसका आएगा? अलॉटमेंट का। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये तो तुमको ये नहीं लग रहा हमने अभी तो अलॉटमेंट का पैसा मिला ही नहीं है, हमने ये शेयर कैपिटल में क्यों ट्रांसफर कर दिया? अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं मिला अभी, हम इसको पहले ही कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर कैपिटल में। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो कंपनी के ओनर्स हैं, वो टाइम से पैसा दे देंगे, इसलिए हमने पहले ही वो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है? अलॉटमेंट मनी
ड्यू की है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे? 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे हमको कितना लेना है? 40 रुपए। तो हम अलॉटमेंट कितनी ड्यू करेंगे? 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपए हम ड्यू कर देंगे। समझ आ गए? हम्म? नहीं, सेकंड वाली में हमने मांगे नहीं थे अलॉटमेंट के। हमने बोला अब अलॉट कर दिए उनको शेयर्स, तो पहले एप्लीकेशन वाला उसमें ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट वाला अब मांग लिया। ये सेम डे पे होती है ये वाली एंट्रीज। ठीक है, तो हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दी। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, अलॉटमेंट ड्यू करने का मतलब क्या है? हम उनको बोल रहे हैं अलॉटमेंट का पैसा ले आओ। अब क्या होगा? ले आएंगे, फिर वो पैसा मिल जाएगा। तो पैसा मिलेगा तो क्या डेबिट होगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट। तो क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी? 4 लाख से, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जितना पैसा हमने मांगा है सबने उतना पैसा दे दिया है, किसी ने भी कॉल्स इन एरियर नहीं की है, ना ही कोई कॉल्स इन एडवांस है। तो हमको कितना मिल जाएगा? 4 लाख मिल जाएगा। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। फिफ्थ। अच्छा, अलॉटमेंट की भी कितनी एंट्रीज कर दी हमने? 2। एप्लीकेशन की भी कितनी की थी? 2। उसके बाद 2 एंट्री कॉल की, फर्स्ट कॉल की होगी, 2 एंट्री फाइनल कॉल की होगी। सेम यही प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा? कंपनी को जब जरूरत होगी तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, उसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव कर लेगी। सेम एंट्री। अब क्या करना है हमको? फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री कैसी होगी? जैसी अलॉटमेंट ड्यू करने की थी वैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री। क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी? 10,000 इंटू 10। तो ये हो गया 1 लाख रुपए और 1 लाख। इस एंट्री में हमने क्या किया है? फर्स्ट कॉल ड्यू की है हमने, ठीक है ना, अभी रिसीव नहीं हुई है। अब क्या होगा? रिसीव हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख और 1 लाख, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया हमको। उसके बाद क्या होगा? ये भी कर दी हमने, ये भी कर दी, ये भी कर दी। फिर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और फाइनल कॉल रिसीव कर लेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी? 10,000 इंटू 20। तो ये हो जाएगी 2 लाख और 2 लाख। ये एंट्री में हमने क्या किया? सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ड्यू कर दी हमने। उसके बाद क्या होगा? एट्थ एंट्री में रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख और 2 लाख रुपए। इसमें क्या हुआ है? बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसका पैसा भी मिल गया हमको। तो सारे पैसे हमको टाइम से मिल गए। तो सारी एंट्रीज होगी हमारी। समझ आ गया? तो इजी सा क्वेश्चन था। जितनी भी ये होंगी इंस्टॉलमेंट्स होंगी इनटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एंट्रीज होंगी सबकी। ठीक है, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2। ठीक है। अच्छा, जो एप्लीकेशन की एंट्री है उसमें क्या था? पहले बैंक वाली हुई थी, फिर शेयर कैपिटल वाली हुई थी। एप्लीकेशन के टाइम पे क्या हुआ था? पहले बैंक वाली थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर क्या थी? शेयर कैपिटल वाली, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बाकियों में क्या है? बाकियों में उल्टा है। पहले एंट्री किसकी हो रही है? पहले हो रही है ड्यू करने वाली शेयर कैपिटल वाली, उसके बाद फिर रिसीव कर रहे हैं। बाकी सब में ऐसे ही चलता रहेगा। समझ आ गया? इसका मतलब याद रखने के लिए हम ये बोल सकते हैं, एप्लीकेशन की एंट्री में पहले बैंक आता है, बाकियों में दूसरी एंट्री में बैंक आता है। ठीक है, समझ आ गई एंट्रीज? चलो, ये था हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार।
कि हमने पार पे शेयर इशू किया है, मतलब 100 का शेयर था, हमने दिया भी कितने में है सामने, 100 में ही दे दिया, और ये पैसा हमने कैसे मंगवाया था, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया था। ठीक है, पैसा ला ही नहीं, आएगा, टॉपिक आएगा वो, अभी थोड़ी। अच्छा, अब उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये पैसा हमने मंगवा लिया लंप सम में, कितने का शेयर था, 100 का, हमने इशू भी कितने में किया, 100 में इशू किया, 100 का शेयर था, 100 में ही इशू किया। अब हम इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मंगवा रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, सारा का सारा पैसा कब मंगवा लेंगे, एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मंगवा लेंगे उनसे, 100 का 100 एप्लीकेशन पे ले आओ, तो क्या एंट्री होगी, लोग अप्लाई करेंगे 10,000 शेयर्स के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 100, तो कितना हो गया, 10 लाख रुपए। टू क्रेडिट क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, बस अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हम बोल रहे हैं अप्लाई कर दो साथ के साथ अलॉट कर देंगे, तो हम ये बोल रहे हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, साथ में हम क्या लिख देंगे इसके, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलग अलग एंट्रीज नहीं हो रही है, एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट कर रहे हैं हम, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। समझ आ गया। सेकेंड एंट्री में क्या होगा फिर, ये पैसा जो मिला है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 lakhs 10 lakhs। इसकी नरेशन क्या थी, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड। समझ आ गया। तो ये तो इजी सी एंट्री थी ना, अगर हम लमसम में मंगवा लेते हैं तो दो ही एंट्रीज करनी होती है हमको, और दोनों का नाम साथ में लिख देंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है, ये वाली एंट्री ना इस चैप्टर के लिए इतनी काम की नहीं है हमारे लिए, जब अगला चैप्टर आएगा ना डिबेंचर्स का, तो हम बोलेंगे डिबेंचर्स में भी ऐसी एंट्री होती है, जो भी हम ये कर रहे हैं ऐसी ही एंट्री उस चैप्टर में भी रिपीट होंगी, उसमें हम बोलेंगे ये वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स वाला, लंपसम वाला इंपॉर्टेंट है वहां पे, तो उस चैप्टर में ये वाली एंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारी। चलो, ये हमने किसकी बात की अभी, इशू ऑफ शेयर्स एट पार की बात की है, चाहे लमसम में मंगवाया हो चाहे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया हो, दोनों केस हो गए हमारे। ठीक है, चलो अब तुम एक क्वेश्चन करो। ए लिमिटेड इशूड 5,000 shares of rupees 10 each at par, payable as rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, rupees 1 on first call, rupees 3 on charges, second and final call. Applications were received for 10,000 shares and नरेशन भी लिख लेना, all the money was duly received as journal entries. अच्छा बताओ एक एक करके फटाफट एंट्री, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वाली एंट्रीज तुम सबको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए सारी एंट्रीज, अगर ये एंट्री नहीं आएंगी तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, ये एंट्रीज, और कल जो मैंने तुमको बताया था वो उसी प्रोसेस से चल रहा है सब कुछ, पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, फिर वो एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, फिर अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं,
सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होता है, पहले पैसा मिलता है फिर शेयर कैपिटल में जाता है। बाकियों के टाइम पे उल्टा होता है, पहले शेयर कैपिटल वाली एंट्री होगी, उसके बाद बैंक वाली एंट्री होगी। तो एंट्रीज बताओ क्या क्या होंगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5000 इंटू एप्लीकेशन कितने की थी, 2 रुपए की, तो इंटू 2, ये एंट्री कितने से होगी, 10,000 से। सेकंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू 2, ये भी एंट्री कितने से होगी, 10,000 रुपए से। उसके बाद अच्छा, ये एंट्री पहले क्या थी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री क्या है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। उसके बाद थर्ड एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, पहले ड्यू करते हैं फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है। तो एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू अलॉटमेंट 4 रुपए की थी, तो ये एंट्री 20,000 से होगी। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा हमको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी एंट्री कितने से होगी, 20,000 रुपए से। शेयर कैपिटल की तो ये वाली थी ना। उसके बाद ये कौन सी थी, क्या लिख दिया मैंने, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी, और ये एंट्री है फिफ्थ। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कितने से होगी, 5,000 इंटू 1, 1 रुपये था तो 5,000 और 5,000। फिर रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री भी कितने से होगी, 5,000 से। फर्स्ट कॉल रिसीव होगी। फिर एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कितने से होगी, 5,000 इंटू 4, 4 था या 3 था, 3, तो ये एंट्री होगी 15,000 और 15,000। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 15,000 और 15,000। एंट्री समझ आ गई सारी। ये सिर्फ बाइंग की शेयर्स जब कंपनी इशू करती है, मतलब लोग जब खरीदते हैं शेयर्स, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं कर रहे हैं, जो खरीद रहा है वो एंट्रीज नहीं कर रहा है, कंपनी कर रही है। हाँ, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ चलता है वो प्रोसेस, ये अभी एंट्रीज वाला नहीं, मतलब एंट्रीज होती हैं ये वाली, पर वो इकट्ठा आ जाता है तो वो इकट्ठी वाली एंट्रीज होती हैं, पर वो ऐसे नहीं होती, कंप्यूटराइज होती है सब कुछ। ये तो हम मैनुअली कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर पे होता है सब कुछ, तो एंट्रीज हमको नहीं करनी होती। हाँ, टर्म्स यही यूज होती हैं, जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं ना वो यही टर्म्स यूज होती हैं। चलो ये हो गया। तो हमने कौन सा केस किया अभी, सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, और उसमें हमने दोनों चीजें कर ली, इंस्टॉलमेंट्स में कैसा मंगवाएंगे और लमसम में कैसा मंगवाएंगे। लमसम में क्या एंट्रीज थी, ये बैंक अकाउंट डेबिट लमसम की एंट्रीज क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री ये थी। दूसरी एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 2 एंट्रीज होंगी बस इसके अंदर। इसमें क्योंकि हमने एक साथ मंगवा लिया, कॉल तो हमने की नहीं, इकट्ठा मंगवा लिया ना सारा पैसा, इसमें हो सकता है, हो सकता है इक्विटी वो कल करेंगे। इक्विटी भी आ सकता है, प्रेफरेंस भी आ सकता है, जो मैं टाइप ऑफ शेयर्स बताऊंगा उसके साथ बताऊंगा, अगर इक्विटी आया तो क्या करना है, प्रेफरेंस आया तो क्या करना है, दोनों आ सकते हैं। वो अभी तो मैंने यही नहीं बताया ना, 2 तरह के होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस, वो कल बताऊंगा मैं। हाँ उसमें फिर चेंज हो परसों, अच्छा कल